गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल अपन ने उप सहसंयोजक बंध के सिद्धांत स्टार्ट किए थे, जिसमें पहला था संयोजकता बंध सिद्धांत वीबीटी। उसके अपन ने जो मेन पॉइंट्स हैं वो कल डिस्कस किए थे। अब उन्हीं पॉइंट्स को यूज में लेते हुए अपन वो क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में हर साल आते हैं। वीबीटी के आधार पर संकुलों की व्याख्या, मतलब वीबीटी के आधार पर अपन ये बताएंगे कि कौन से संकुल में संकरण का टाइप कौन सा है और उस संकुल की ज्यामिति क्या है और उस संकुल की चुंबकीय प्रकृति क्या है और उस संकुल का चुंबकीय आघूर्ण कितना है और उस संकुल का प्रकार कैसा है, वो आंतरिक कक्षक संकुल है या बाह्य कक्षक संकुल है। तो वीबीटी के आधार पर संकुलों की व्याख्या करने के लिए अपन ये 4-5 पॉइंट बताएंगे। संकुल में संकरण का प्रकार, ज्यामिति और उसकी चुंबकीय प्रकृति, चुंबकीय आघूर्ण और संकुल का प्रकार। तो देखिए, जो पहला आपका एग्जाम्पल है वो है NiCl4 -2। ये अपन को कोई संकुल दे दिया और कह दिया कि वीबीटी के आधार पर इस संकुल की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, देखिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको संकुल दिया है उसका IUPAC नाम लिख लो। अब IUPAC नाम से क्या होगा, IUPAC नाम से आपको पता चल जाएगा कि दिए गए संकुल में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, यानी धातु किस रूप में है। तो देखिए, यहां पे इसका नाम लिखेंगे अपन IUPAC। तो अपन को पता है कि ये केवल एक बड़ा कोष्टक है और बड़े कोष्टक का नाम एक ही लाइन के नीचे लिखा जाता है। तो पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड है साइनो, कितने 4, तो टेट्रा साइनो। अब धातु का नाम लिखेंगे तो आपको बड़े कोष्टक के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है और अपन ने नामकरण के नियम में बताया था, बड़े कोष्टक पे नेगेटिव चार्ज हो तो धातु के नाम के आगे लगता है 8। तो निकल को 8 लगाकर लिख देंगे निकलेट। और अब अपन धातु का नाम लिखने के बाद लिखते हैं उस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखिए, यहां पे ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है किसकी, निकल धातु की। तो जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी होती है उसको मान लेते हैं X। अब एक साइडों पे होता है -1, तो 4 साइडों पे -4। अपना बताया हुआ है कि यदि कोई संकुल आवेशित है उस पे या तो प्लस दिया है या माइनस दिया है, तो सभी आवेशों का योग उस संकुल पे दिए गए आवेश के बराबर होता है। तो इनका योग बराबर कर देंगे -2 की, क्योंकि ऊपर आवेश दिया है -2। तो यहां से x बराबर -4 इधर जाएगा तो +4, तो x +2। यानी इस संकुल में निकल धातु की ऑक्सीकरण अवस्था है +2, यानी यहां निकल +2 अवस्था में है। तो अपन को यहां पता चल गया कि निकल है वो +2 अवस्था में है। तो देखिए, धातु के नाम के आगे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं रोमन संख्या में।
तो +2 में था तो लिख दिया सेकेंड। अब संकुल पे आवेश दिया हुआ है तो नाम के लास्ट में लिखते हैं आयन। तो ये इस संकुल का आईयूपीएसी नाम हो गया, टेट्रासाइक्लोनिक्लेट सेकेंड आयन। अब देखो, अब अपन इस संकुल में पता करेंगे संकरण कौन सा है। तो देखिए, संकरण का आप अंदाजा लिगैंड की संख्या से लगा सकते हो। संकरण का अंदाजा आप किससे लगा सकते हो? लिगैंड की संख्या से, क्योंकि कल अपन ने वीबीटी के पॉइंट्स में बताया था कि जितने लिगैंड होते हैं उतने ही धातु खाली संकृत कक्षक अवेलेबल करवाता है। किया था अपन ने कल। तो यहां पे लिगैंड कितने हैं? 4 है। तो धातु कितने खाली संकृत कक्षक अवेलेबल करवाएगा? 4। और 4 कक्षक है वो कौन से संकरण में होते हैं? 4 कक्षकों वाला संकरण एक तो होता है sp3, 4 कक्षक है, 1 s और 3 p, 4 हो गए। और एक होता है 4 कक्षकों वाला संकरण dsp2। तो ये 2 संकरण है जिसमें 4 कक्षक है वो बनते हैं। तो यहां पे लिगैंड 4 है तो संकृत कक्षक भी धातु कितने बनाएगा? 4 बनाएगा। यानी अपन को यह अंदाजा लग गया कि यहां संकरण या तो होगा sp3 या होगा dsp2। तो देखिए, अब sp3 या dsp2 में कौन सा होगा, इसको पता करने के लिए अपन आगे चलते हैं। तो लिगैंड की संख्या से अपन को अंदाजा लग गया संकरण का, या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। अब कौन सा होगा, इसके लिए आपको क्या करना है? संकरण का पता लगाने के लिए सबसे पहले अपन जो आपको धातु दी गई है उसका आप लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहां धातु है निकल, और अपन को पता है निकल का परमाणु क्रमांक होता है 28। अपन ने बताया था वीबीटी के पॉइंट्स में कल कि यहां पे संकुलों में अधिकांशतः धातु कौन से ब्लॉक की होती है? डी ब्लॉक की होती है। तो अपन को पता है निकल है वो कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का है। अपन को पता है डी ब्लॉक की जो 3D श्रेणी है, डी ब्लॉक की कौन सी श्रेणी? 3D श्रेणी, वो होती है परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक। तो निकल कितने पे है? 28 पे है। मतलब निकल है वो डी ब्लॉक की 3D श्रेणी का सदस्य है। इसका मतलब निकल में अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा? 3D में भरा जाएगा। तो अब देखिए निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। निकल के पास स्थायी गैस कौन सी होती है? आर्गन। तो आर्गन आती है 18 पर, तो ये 18 पे आर्गन आ गई। फिर 2 इलेक्ट्रॉन किसमें? 4s में, तो 4s2। और अपन को पता है 4s के बाद इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं किसमें? 3D में। अब D में अपन ने बताया था 5 कक्षक होते हैं। तो 5 कक्षक होते हैं, तो एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, तो 5 कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10। तो कोई भी डी हो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 10। तो यहाँ पे अब कितने हो गए? 18 और 2 20। अपन को कितने बढ़ रहे हैं? 28।
तो 20 हो गए, कितने में से 8, तो 3D में कितने आ जाएंगे 8। तो ये निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आर्गन 18, 4s2, 3D 8। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो तो निकल की उदासीन अवस्था का है, ये निकल की उदासीन अवस्था है। अपन ने IUPAC नाम में क्लियर किया था कि यहां निकल कौन सी अवस्था में है, +2 अवस्था में है। तो अब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे किसका, निकल की +2 अवस्था का। अब देखो किसी परमाणु पर प्लस आवेश कब आता है, जब उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं। अब यहां निकल पे +2 है, मतलब निकल से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 चले गए। अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां से, बाह्यतम कोश से। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां से जाएंगे, बाह्यतम कोश से जाएंगे। तो यहां बाह्यतम कोश है चौथा 4s। अपने बताया था आगे जो संख्या लगी होती है वो किसको शो करती है, कोष को शो करती है। तो यहां संख्या लगी है 3 यानी तीसरा कोष है, और यहां संख्या लगी है 4 यानी ये चौथा कोष है। तो बाह्यतम कोष हुआ 4s। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहां से निकालेंगे, 4s से निकालेंगे। तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 18, 3D 8, 4s 0। तो ये निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो अब अपन आगे केवल बाह्यतम कोष को लेके चलेंगे, संयोजी कोष को, जो यहां है 3D और 4s। तो पहले अपन शो कर लेते हैं किसको, 3D को। तो पहले 3D को शो कर लेते हैं। आपने बताया था D में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। तो ये 3D के बना दिए 5 कक्षक। 3D के 5 कक्षक कौन से होते हैं, 3DXY, 3DYZ, 3DZX, 3DX2, Y2 और 3DZ2। आगे 3D के आगे कौन है, 4s। S में एक कक्षक होता है तो 4s का एक कक्षक हो गया। 4s के आगे होता है 4p, 4p भी खाली है तो 4s के आगे शो कर देंगे किसको, 4p को। अब अपन ने बताया था p में कितने कक्षक होते हैं, 3। तो ये हो गया 4px, 4py और 4pz। तो ये शो कर दिए। अब 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 3D के 5 कक्षकों में अपन कितने इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, 8। तो इन पांचों की एनर्जी क्या है, सेम है। तो हुंड के अनुसार, हुंड कहता है समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले सभी में भरने चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, उसके पश्चात इलेक्ट्रॉनों का करना चाहिए युग्मन। तो 5 हो गए, छठा, 7वां, 8वां। इस प्रकार ये 3D में भर दिए 8 इलेक्ट्रॉन। 4s में 0 है, 4p में 0 है। अब देखिए यहां पे अपना लिगेंड है कौन सा, साइनो। और कल अपन ने VPT का जो लास्ट पॉइंट बताया था, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड वाला, तो अपन ने देखा था साइनो कौन से लिगेंड में
पर्पल लिगेंड में। और पर्पल लिगेंड क्या करते हैं? धातु में इलेक्ट्रॉनों के युग्मन को प्रेरित करते हैं। तो देखिए यहां पे लिगेंड है साइनो, साइनो एक पर्पल लिगेंड है, साइनो एक पर्पल लिगेंड है। अतः यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रेरित करेगा। तो साइनो एक पर्पल लिगेंड है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का क्या युग्मन प्रेरित करेगा। तो देखिए यहां पे जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अब यहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला अयुग्मित है और एक ये वाला अयुग्मित है। कल अपन ने बताया था युग्मित अवस्था कौन सी होती है और अयुग्मित अवस्था कौन सी होती है। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो युग्मित अवस्था। तो ये युग्मित है, ये युग्मित है, ये युग्मित है। और एक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो अयुग्मित अवस्था होती है। तो ये अयुग्मित है और ये भी अयुग्मित है। तो ये दोनों अयुग्मित है, तो साइनो पर्पल लिगेंड होने के कारण इनको क्या कर देगा? युग्मित कर देगा, यानी ये दोनों आ जाएंगे एक ही कक्षक में। तो देखिए अब कंडीशन क्या बनेगी? अब कंडीशन इस प्रकार बनेगी, ये अपने 3D के 5 कक्षक हो गए, यही सेम, ये दोनों एक में आ गए। तो नई कंडीशन इस प्रकार बनेगी कि जो 3D के जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित होकर के कितने कक्षकों में आ जाएंगे? 4 कक्षकों में आ जाएंगे। तो एक 3D क्या हो गया? खाली हो गया। तो अपन ने यही तो बताया था कल कि धातु जो है वो लिगेंड की संख्या के बराबर क्या उपलब्ध कराता है? खाली संकृत कक्षक। तो यहां पे साइनो पर्पल लिगेंड था जिसने इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर दिया, इसलिए एक 3D क्या हो गया? खाली। अब आगे 4s और 4s के आगे है 4p। अब देखिए अपन ने कहा कि धातु है वो लिगेंड को खाली कक्षक अवेलेबल करवाता है। अब देखो खाली कक्षकों को क्रम से ले लो। अब लिगेंड कितने हैं? 4 है, तो खाली कक्षक भी कितने लेने? 4 लेने, वो भी क्रम से ले लो। सबसे पहले खाली कौन सा आ रहा है? 3D आ रहा है, तो सबसे पहले 3D को ले लिया। फिर खाली आ रहा है 4s को ले लिया। कितने हो गए? 2 हो गए। कितने और चाहिए? 2 और चाहिए। तो p के वैसे तो 3 है, लेकिन अपन को केवल 2 ही चाहिए, तो p के ले लिए 2। तो ये 4 कक्षक हो गए, 1 2 3 4। अब इनको आप देख सकते हो, सबसे पहले आ रहा है D, फिर आ रहा है S और फिर आ रहे हैं 2 P। तो ये संकरण हो गया DsP2। तो अपन ने कहा था कि यहां लिगेंड की संख्या 4 है, तो अपन ने अनुमान लगाया था कि संकरण या तो होगा sp3 या होगा DsP2। तो अपन ने क्लियर कर दिया कि यहां पे sp3 और DsP2 में कौन सा होगा? DsP2 होगा। और ये DsP2 यहां पे क्यों आया? क्योंकि यहां पे साइनो एक ऐसा लिगेंड था, पर्पल लिगेंड था, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दिया? युग्मन कर दिया। इसलिए एक D क्या हो गया? खाली हो गया। वैसे आप देखो कि 4 खाली कक्षक तो पहले अवेलेबल थे, एक 4s
और 3 फॉर P। ये 4 खाली थे, लिगेंड भी 4 थे। यदि ये 4 भाग लेते तो sp3 हो जाता, है ना। लेकिन यहाँ पे साइनो एक प्रबल लिगेंड था, इसने इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रेरित कर दिया, इसलिए यहाँ पे एक डी भी क्या हो गया, खाली। तो पहले एक डी ने भाग लिया, फिर एक एस ने और फिर 2 पी ने, इसलिए संकरण आ गया DsP2। तो देखिए DsP2 संकरण आ गया, मतलब यहाँ पे संकरित कक्षक कितने बनेंगे, 1 2 और 2 4, यानी 4 संकरित कक्षक बनेंगे, 1 2 3 और 4। और अपन ने कहा था संकरित कक्षकों की ऊर्जा समान होती है और आकृति भी समान होती है। तो इन चारों की ऊर्जा समान है और आकृति भी समान है, और इन चारों का नाम है DsP2, DsP2, DsP2 और DsP2। तो आपने देखा निकल धातु में 4 DsP2 संकरित कक्षक अवेलेबल करवा दिए, और अपने लिगेंड भी कितने हैं, 4। तो ये जो 4 लिगेंड है साइनो, ये चारों, इन चारों संकरित कक्षकों में क्या दे देंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म दे देंगे, और बना लेंगे कितने उपसहसंयोजक बंध, 4 उपसहसंयोजक बंध। अब देखिए, तो यही अपन ने कल बताया था कि जितने लिगेंड होते हैं धातु उतने ही अवेलेबल करवाता है रिक्त संकरित कक्षक, और उतनी संख्या में बनते हैं उपसहसंयोजक बंध। अब अपन देखते हैं कि इस संकुल की ज्यामिति कौन सी है। तो संकुल की ज्यामिति डिपेंड करती है किस पे, संकरण पे। और यहाँ संकरण कौन सा आया है, DsP2 आया है। तो DsP2 की आकृति कौन सी होती है, DsP2 की अपन ने कल बताई थी समतलीय वर्गाकार। तो इस संकुल की जो ज्यामिति है वो है समतलीय वर्गाकार। अब 4 लिगेंड होते हैं तो sp3 भी होता है। यदि किसी में sp3 संकरण आता है तो ज्यामिति चतुष्फलकीय, और लेकिन यहाँ DsP2 आया तो यहाँ समतलीय वर्गाकार। तो समतलीय वर्गाकार ज्यामिति बनाते हैं, वर्ग के सेंटर में हो जाएगा धातु, निकल है यहाँ पे, और वर्ग के चारों कोनों पे हो जाएंगे चारों लिगेंड। यहाँ पे लिगेंड है साइनो, ये चारों साइनो वर्ग के चारों कोनों पे हो गए। अब इनको एक शेप दे दो, तो ये शेप हो गई समतलीय वर्गाकार। तो ये इस संकुल की ज्यामिति है NiCl4 - 2 की, कौन सी, समतलीय वर्गाकार। अब देखिए, अब अपन बताएंगे इस संकुल की चुंबकीय प्रकृति। तो देखिए, अब आप देख सकते हो कि पहले, अब संकुल की अपन ने कल बताई थी चुंबकीय प्रकृति कैसे बताते हैं। चुंबकीय प्रकृति बताने के लिए देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन युग्मित है या अयुग्मित है। सारे युग्मित होते हैं तो प्रतिचुंबकीय, और एक भी अयुग्मित मिल जाता है तो अनुचुंबकीय। तो देखिए, यहाँ पे पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन साइनो ने इनका क्या कर दिया था, युग्मन, और उसके बाद यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, युग्मित हो गए।
यानी यहाँ एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे युग्मित हैं। तो देखिए चुंबकीय प्रकृति, तो चुंबकीय प्रकृति में अपन बता देंगे कि धातु में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, अतः चुंबकीय प्रकृति, अब सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो संकुल की चुंबकीय प्रकृति प्रति चुंबकीय होती है। तो यहाँ पे धातु में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, अतः चुंबकीय प्रकृति प्रति चुंबकीय है। तो संकुल की चुंबकीय प्रकृति आ गई प्रति चुंबकीय। अब देखिए अब अपन इस संकुल का बताएंगे चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट, और चुंबकीय आघूर्ण को दर्शाते हैं म्यू से, और चुंबकीय आघूर्ण म्यू का फॉर्मूला होता है √n × n+2। अब चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है, ये अपन ने 11th में भी बताया था। अब इस फॉर्मूले में जो स्मॉल n है, इस फॉर्मूले में स्मॉल n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस फॉर्मूले में स्मॉल n का मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी चुंबकीय आघूर्ण का कुछ न कुछ मान होता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चुंबकीय आघूर्ण का मान भी नहीं होगा, चुंबकीय आघूर्ण शून्य होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस संकुल में साइनो कार्बन लिगेंड था और उसने सभी इलेक्ट्रॉनों का कर दिया था युग्मन, इसलिए यहाँ पे कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा था। तो यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू है 0। तो इस फॉर्मूले में स्मॉल n की वैल्यू रख दीजिए 0, तो 0 × 0 + 2, तो 2 × 0 √। तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण म्यू की वैल्यू आ गई 0, यानी इस संकुल का चुंबकीय आघूर्ण कितना है 0। अब आप देखिए अब लास्ट में अपन बताएंगे संकुल का प्रकार। यहां पे लास्ट में अपन बताएंगे संकुल का प्रकार। तो संकुल का प्रकार मतलब कि कल अपन ने बीबीटी के पॉइंट्स में बताए थे कि संकुल आंतरिक कक्षक संकुल है या बाह्य कक्षक संकुल है, संकुल निम्न चक्रण है या उच्च चक्रण है। तो उसके लिए अपन ने बताया था ये देखना पड़ता है कि डी कौन सा भाग ले रहा है, 3D भाग ले रहा है या 4D भाग ले रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हो डी है वो सबसे पहले आ रहा है, DsP2 में डी सबसे पहले आता है, और जहां डी सबसे पहले आता है इसका मतलब कौन से डी ने पार्टिसिपेट किया है 3D ने। और आपने अभी देखा था निकल के 3D कक्षक ने यहां पार्टिसिपेट किया था। तो 3D भाग ले रहा है, तो 3D होता है आंतरिक डी सबसे अंदर की ओर। तो ये संकुल है वो किस प्रकार का है, आंतरिक कक्षक संकुल है।
तो इस संकरण में 3D भाग ले रहा है, इसलिए संकुल का टाइप हो गया आंतरिक कक्षक संकुल। और आंतरिक कक्षक संकुल का दूसरा नाम होता है निम्न चक्रण संकुल। तो ये जो संकुल है आपको दिया हुआ, ये आंतरिक कक्षक संकुल है या निम्न चक्रण संकुल है। तो इस प्रकार से वीपीटी के आधार पर अपन ने इस संकुल की क्या कर दी, व्याख्या कर दी। अपन ने बताया यहाँ धातु का ऑक्सीकरण +2 है, यहाँ संकरण है DsP2, इसकी ज्यामिति है समतलीय वर्गाकार, इसकी चुंबकीय प्रकृति है पट्टी चुंबकीय और इसका चुंबकीय आघूर्ण है 0। और इस संकुल का टाइप है आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल। अब देखिए इससे आगे अपन नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अगला जो आपका एग्जांपल है वो है NiCl4 -2। अब देखिए यहां पे धातु सेम है निकल, बस यहां पे लिगेंड है वो साइनो की जगह क्या आ गए, क्लोरो आ गए। तो सबसे पहले नाम लिखते हैं, क्लोरो4 है तो टेट्रा क्लोरो। चार्ज ऊपर नेगेटिव है तो धातु के नाम के आगे 8 लगेगा, तो निकल को 8 लगा के निकले। और यहां पर भी धातु का ऑक्सीकरण है वो आएगा +2, तो सेकंड और नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है तो आएगा। तो ये इस संकुल का IUPAC नाम लिख दिया। इससे अपन को पता चल गया कि यहाँ निकल है वो कौन सी अवस्था में है, +2 अवस्था में है। तो यहाँ पे सबसे पहले वही निकल का लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। निकल आता है 28 पे, तो आर्गन 18, 3D8, 4s2। अब यहाँ पे निकल है +2 में, तो अब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए निकल +2 का। अब निकल +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए और वो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे किससे, 4s से, क्योंकि 4s क्या है, बाह्यतम कोष है। तो 3D8 4s0, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया निकल +2 का। अब अपन ये बाह्यतम कोषों को लेकर चलेंगे 3D और 4s। तो सबसे पहले 3D के 5 कक्षक होते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन है 8। पहले 500 में एक कुंड के अनुसार और फिर युग्मन कर दीजिए। ये 3D में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3D के आगे है 4s, 4s में 0 इलेक्ट्रॉन है और 4s के आगे खाली पड़ा है 4p, तो 4p में होंगे 3 कक्षक, ये 4p होंगे। अब देखिए यहां पे लिगेंड की संख्या है 4, तो संकरण का अंदाजा वही या तो होगा sp3 या होगा dsp2। अब इन दोनों में से कौन सा होगा देखिए, यहां पे लिगेंड है क्लोरो। अब अपन ने कल लास्ट पॉइंट में बताया था क्लोरो आता है दुर्बल लिगेंड। पहले एग्जांपल में साइनो का जो प्रबल लिगेंड था, यहाँ क्लोरो है जो
दुर्बल लिगेंड है। तो क्लोरो एक दुर्बल लिगेंड है और अपन को पता है दुर्बल लिगेंड इलेक्ट्रॉनों के युग्मन को प्रेरित नहीं करते, अतः इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। तो यहाँ क्लोरो है वो दुर्बल लिगेंड है, इसलिए इन एरोमेटिक इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। तो अब देखिए धातु को लिगेंड को कैसे कक्षक अवेलेबल करवाता है, रिक्त खाली। अब इनका युग्मन हुआ नहीं तो डी तो खाली है नहीं, तो अब संकरण में पार्टिसिपेट करेंगे ये आगे वाले खाली चार, एक एस और 3 पी। तो ये कंडीशन तो सेम टू सेम रहेगी। अब यहाँ पे इसका युग्मन नहीं होगा तो ये तो खाली है नहीं, तो अब खाली कक्षक है ये चार, एक तो 4s और 3 4p, टोटल कितने हो गए 4, और लिगेंड भी कितने हैं 4। तो इस प्रकार अपना संकरण हो जाएगा। आप देख सकते हो सबसे पहले आ रहा है S और फिर आ रहे हैं 3, तो यहाँ 1s 4s और फिर 3p जो है 4p। तो पहले S आ रहा है तो S, फिर 3p आ रहा है तो ये संकरण हो गया sp3। तो इस प्रकार पहले वाले संकुल में आया था dsp2 और यहाँ पे आ गया sp3। तो फिर ये 4 sp3 कक्षक अवेलेबल करवा दिए निकल ने, और ये 4 sp3 कक्षक है, इन चारों की आकृति समान होगी और ऊर्जा भी समान होगी, क्योंकि संकृत कक्षकों की आकृति और ऊर्जा एकदम समान होती है। अब निकल ने 4 sp3 संयुक्त कक्षक अवेलेबल करवा दिए और आप लोगों को पता है लिगेंड भी कितने हैं 4 है, तो ये चारों क्लोरो है वो 4 sp3 में इलेक्ट्रॉन देकर कितने बंध बना लेंगे 4 बंधों का निर्माण कर लेंगे। तो इस प्रकार पहला वाला जो एग्जांपल था उसमें साइनो परबल लिगेंड था, इसमें वहां पे संकरण आया था dsp2 और यहाँ पे क्लोरो है वो दुर्बल लिगेंड है, इसलिए यहाँ संकरण आया है sp3। तो अपन ने यही बताया था जहां 4 लिगेंड होते हैं वहां संकरण या तो होता है dsp2 और या होता है sp3। तो पहले वाले एग्जांपल में dsp2 था और इस वाले में sp3 था। अब अपन आगे बताएंगे ज्यामिति, इस संकुल की ज्यामिति क्या होगी। तो यहाँ पे देखो संकरण आया है sp3 और अपन को पता है sp3 की ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय। पहले वाले एग्जांपल में dsp2 था इसलिए उसकी ज्यामिति थी समतलीय वर्गाकार, और इसका sp3 है तो इसकी है चतुष्फलकीय। तो आप चतुष्फलकीय ज्यामिति को देख सकते हो, यहाँ पे चतुष्फलक के केंद्र में हो गया निकल धातु और इसके चारों तरफ हो गए 4 क्लोरो, 1 क्लोरो ऊपर और 3 क्लोरो नीचे। तो ये इस संकुल की ज्यामिति है चतुष्फलकीय। अब ज्यामिति के बाद में अपन देखेंगे इस संकुल की चुंबकीय प्रकृति। तो चुंबकीय प्रकृति के लिए अपन ने बताया था देखने पड़ते हैं इलेक्ट्रॉन युग्मित है या अयुग्मित है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं कितने 2। क्यों बचे हुए? क्योंकि यहाँ क्लोरो एक दुर्बल लिगेंड था जिसने इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं किया। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो चुंबकीय प्रकृति होती है अनुचुंबकीय। तो पिछले वाला जो संकुल था वो प्रतिचुंबकीय और ये वाला जो है वो है अनुचुंबकीय। तो दोनों की तुलना करते हुए चलिए अब अपन निकालेंगे इसका चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण जिसको शो करते हैं म्यू से, और चुंबकीय आघूर्ण म्यू का फॉर्मूला होता है
n गुणा n प्लस 2 और यहाँ स्मॉल n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस संकुल में आप देख सकते हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू रख दीजिए 2, तो 2 गुणा 2 प्लस 2 ये आ गया √8। अपन को पता है √9 की वैल्यू होती है 3, तो √8 की 3 से थोड़ी कम आएगी, तो ये वैल्यू होती है 2.84। और चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है बोर मैग्नेटॉन। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन। तो बोर का B, मैग्नेटॉन का M। तो ये चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू आ गई 2.84 बोर मैग्नेटॉन। तो पिछले वाले संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 थे, इसलिए इसका चुंबकीय आघूर्ण था उसका 0। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 आ गए, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण 2.84। यानी चुंबकीय आघूर्ण डिपेंड करता है किस पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अब पिछले वाले संकुल में संकुल का प्रकार था आंतरिक कक्षक संकुल, क्योंकि उसमें अंदर वाला 3D भाग ले रहा था। इसके संकीर्ण में आप देख सकते हो D भाग ले रहा है क्या, नहीं ले रहा, sp3 D है नहीं। तो ये जो संकुल है वो है बाह्य कक्षक संकुल, या जिसको कहते हैं उच्च चक्रण संकुल। तो ये दोनों संकुलों की व्याख्या तुलनात्मक रूप से देखिएगा। थैंक यू।